हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट जियोग्राफी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, क्लास 10th, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, जिसमें फर्स्ट में पूछा है आयरन और किस टाइप का रिसोर्सेज है। तो आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे लगाएंगे, क्योंकि ये मिलियन ईयर्स लग जाता है इसको प्राप्त करने में, अगर ये एक बार फिनिश हो गया। टाइडल एनर्जी किस टाइप का रिसोर्सेज है, उसको हम रिप्लेनिशेबल कहेंगे, यानी आप उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर पूछा है आपसे नेक्स्ट में कि जो लैंड डिग्रेशन है उसका मेन रीज़न क्या है पंजाब में, तो हमने टॉपिक में भी देखा था कि ओवर इरिगेशन, जब ज़्यादा सिंचाई की वजह से वहाँ पे लैंड की जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है, क्योंकि वहाँ प्रॉपर तरीके से अगर नहीं पता कैसे की जाती है, मतलब सिंचाई कैसे की जाएगी, जो पानी है कितना डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लैंड डिग्रेशन हो जाता है। तो हमने टॉपिक में पढ़ा था कि जो वाटर है वहाँ पे जब इकट्ठा हो जाता है, लॉगिंग हो जाता है, तो उसकी वजह से सैलिनिटी और एल्कनिटी बढ़ जाती है, यानी केमिकल कंपोजिशन और उसमें सॉल्टी कंटेंट का आ जाना, तो जिसकी वजह से उसकी डिग्रेडेशन हो जाता है लैंड का, यानी उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। नेक्स्ट में हमने देखा है कि किस तरीके से टेरिस जो कल्टीवेशन है, सीढ़ी नुमा खेती कहाँ पे होती है, तो हिली एरिया में होती है, यानी उत्तराखंड। यहाँ पे आपकी बुक में उत्तराखंड है, तो इसे उत्तराखंड कर लीजिएगा, उत्तराखंड। फिर है इन विच फॉलोइंग स्टेट इन ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, आप इसमें कर लीजिएगा गुजरात। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस थे। अब हम देखेंगे कि आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी 30 वर्ड्स के क्वेश्चंस आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज़ मेनली ग्रोन इन इट। उन स्टेट्स के नाम बताने हैं जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है और कौन कौन सी क्रॉप है जो वहाँ पे ग्रो की जाती है। तो आप उसमें लिखेंगे कि जो मेन स्टेट्स हैं, लाइक मैप में भी आपको ये याद होना चाहिए, प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे सब ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। क्यों? क्योंकि बताया था डक्कन ट्रेप जो लावा फ्लो से बना हुआ है, तो यहाँ पे जितने भी प्लेसेस हैं आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी। तो ब्लैक सॉइल होने का मेन रीज़न यही है, और यहाँ पे आपको प्लेसेस भी ध्यान रखने हैं, महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, मालवा है, और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो ये सारे प्लेसेस भी आपको मैप में ध्यान रखने हैं। और ब्लैक सॉइल में कौन सी क्रॉप है जो होती है, कॉटन की, क्योंकि वो जो सॉइल है उसके अंदर सारे कंटेंट हैं जो कि उसको सपोर्ट करते हैं, अच्छी तरीके से वहाँ ग्रो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द रिवर डेल्टा ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, यानी जो ईस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट के जो डेल्टा हैं, यानी जो रिवर डेल्टा बनाती है, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में जो रिवर आ रही है, डिवाइड हो जाती है, तो ये जो डेल्टा है यहाँ पे भी कौन सी सॉइल पाई जाती है और उसके फीचर्स बताओ। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट, एलुवियल सॉइल है जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे पाई जाती है। क्यों? क्योंकि रिवर्स जो है, लाइक महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी रिवर्स हैं जो यहाँ फ्लो करती हैं। अब जो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, अब ये रिवर्स जो हैं आती हैं, और ये समुद्र यानी ये ओशन में मिलने से पहले क्या होता है, कोस्टल पे सैंड सिल्ट क्ले डिपॉजिट कर देती हैं, क्योंकि ये डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा बनाने की वजह से जो अपने साथ सैंड और सिल्ट और क्ले, ये तीनों चीज़ रिवर अपने साथ लेके आती हैं, और जो ईस्टर्न कोस्टल वाला जो ये एरिया है यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं जो रिवर्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि एक रिवर आ रही है तो वो डिफरेंट डिफरेंट चैनल में डिपॉजिट हो जाती है, तो यहाँ बाउंड्रीज़ पे हिली, यहाँ पे है वैसे तो हिल है, तो फुट हिल पे यानी हिल के नीचे वहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जो ये सैंड सिल्ट क्ले होते हैं हिल के के जो बेस है नीचे फुट हिल पे, और यहाँ पे इस सॉइल पाई जाती है। इसके फीचर्स क्या हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एलुवियल सॉइल के जो फीचर्स हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। तो सैंड सिल्ट क्ले इसमें मेन है, एलुवियल सॉइल के जो कंटेंट है, उपजाऊ है, इंटेंसली
जो है इंटेंसिवली कल्टीवेटेड है, क्योंकि यहाँ पे जो ये सॉइल है कल्टीवेटेड के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर है, फर्टाइल है, क्योंकि और ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा खेती की जाती है और बिल्कुल प्लेन एरिया है तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन फेवरेबल है। और सॉइल में क्या क्या कंटेंट्स हैं, पोटाश है, फास्फोरिक एसिड है, लाइम है, ये सॉइल में पाया जाता है। दी सॉइल आइडल फॉर द ग्रोथ ऑफ कौन कौन सी क्रॉप की जा सकती है? शुगर केन, पैडी, वीट, सीरियल्स, पल्सीज। तो ये पैडी यानी चावल, सीरियल यानी अनाज, और ये जो हमारा पल्सीज है ये हमारा क्या होगी? दाल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की जो हम क्रॉप है यहाँ पे कर सकते हैं ग्रो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सुटेबल सॉइल है, जो कि किसी भी क्रॉप को आप किसी भी सॉइल में ग्रो कर सकते हो। बट टर्म ऑफ कंडीशन यही है कि वो कंटेंट्स जो सॉइल में चाहिए उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए वो आप अवेलेबल वहाँ पे करा सकें। तो आप कोई भी क्रॉपिंग कहीं भी करा सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर बायोटिक? अबायोटिक अबायोटिक किसे कहते हैं? ये तो सिंपल ही है, हमने टॉपिक में भी देखा था। बायोटिक यानी जिसके अंदर बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर, यानी जो बायोस्फीयर से जो हम प्राप्त करते हैं, यानी ये तीनों चीज़ें मिलके बायोस्फीयर बनती हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। 3 लेयर होती हैं और तीनों लेयर जहाँ पे मिलती हैं एक साथ, जहाँ पे लाइफ है तो बायोस्फीयर है। और बायोस्फीयर में लाइफ है क्योंकि एक ह्यूमन बींग को, या लाइफ जिसकी एग्जिस्ट करती है, लिविंग बींग्स हैं, उसे एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और लैंड भी चाहिए। तो तीनों चीज़ मिलके जो कंपोजिशन जहाँ पे होता है वो बायोस्फीयर है। और एक यहाँ पे आपको मिलेगा फ्लोरा, फूना, फिशरीज, लाइव स्टॉक एट्सेट्रा, फॉरेस्ट, एनिमल्स, बायोटिक रिसोर्सेज जिसमें लाइफ है। अबायोटिक यानी नॉन लिविंग रॉक्स एंड मेटल्स जिसमें लाइफ नहीं है, लाइक अ लैंड, वाटर, सॉइल, ये सब सारे के सारे अबायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आपने देखा था ये कौन से थे क्वेश्चन? जो कि हमारे क्वेश्चंस हैं 30, इसमें दे रखे हैं कितने, 30 वर्ड ही आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन रह गया है कि व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन द हिली एरिया। अब हिली एरिया में हमने ये तो देखा था सॉइल इरोजन किस तरीके से होता है। वाटर की वजह से, विंड की वजह से जब सॉइल वहाँ से क्या हो जाती है, मूव हो जाती है, फ्लो हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाती है, तो वो सॉइल इरोजन है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है जो यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हिली एरिया में सॉइल इरोजन कंट्रोल हो सकती है। कंट्रोल प्लगिंग करके, जैसे कि प्लगिंग अलोंग विथ कंट्रोल लाइंस, जिससे कि वाटर क्या हो जाएगा, डेसिलरेट हो जाएगा, उसका जो फ्लो है कम हो जाएगा। स्लोप से जब नीचे की तरफ वाटर आ रहा है, जैसे ये हिल है और आगे यहाँ से स्टार्ट करके पीछे तक पूरा हिमालय जो है आपका पहाड़ है, ऐसे राउंड राउंड आप क्या कर रहे हैं, आगे से पीछे तक, मतलब पूरा आप ऐसे राउंडिंग करके आपने थोड़ी थोड़ी सी स्लोप बना रखी हैं। अब जब वाटर ऊपर से आएगा तो थोड़ा सा क्या है, उसकी स्पीड कम हो गई, क्योंकि उसको स्पीड ब्रेकर मिल गया है, क्योंकि अब यहाँ पे स्टॉपेज है। स्टॉपेज लगने की वजह से सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचो, आप यहाँ पे ये देखो कि अगर यहाँ पानी बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टॉपेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल स्लैंट देख रहे हो, स्लैंटिंग सी एक साइड है, जबकि यहाँ पे पानी थोड़ा सा स्टॉपेज होके जाएगा, क्योंकि इसे ब्रेकर मिल रहे हैं पानी को रोकने के लिए। तो ऐसे ही जो प्लगिंग की जाती है, लाइन बना बना के, मतलब राउंडिंग करके इस तरीके से प्लगिंग की जाती है। तो ये एक तरीका है कि कंटोर लाइन बना के क्या कर सकते हैं, ऐसे प्लगिंग करके करने से पानी की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। और ये टेरेस फार्मिंग है, सीढ़ीनुमा, यानी इससे भी रिस्ट्रिक्शंस होता है इरोजन का, क्योंकि स्लोप पे जब बनाया जाता है कट करके, ये स्लोप को कट करके बनाया जाता है। ये एक साइड इधर है तो ये एक साइड दूसरी से स्लोप को कट कर लिया है, तो यहाँ पे खेती करेंगे और पानी जो है उसको क्या है, स्टॉपेज मिल गया कि वो पानी रुक रुक के नीचे जा रहा है, तो सॉइल इरोजन कंट्रोल हो जाएगी। ये स्ट्रिप क्रॉपिंग है, यानी आप
लार्ज लैंड को एक छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे और वहाँ पे यहाँ पे अगर हमने ग्रो कर ली बाउंड्रीज, लाइक हम यहाँ पे ग्रासेस लगा दी है या हम कोई भी बाउंड्रीज बना लेते हैं, तो उससे ब्रेकअप मिल जाता है विंड की फोर्स को या वाटर के फोर्स को। क्योंकि अगर वाटर बहुत तेज़ी से आ रहा है तो सारी सॉइल को वो एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करके इस बाउंड्री पे इकट्ठा कर देगा, है ना। और यहाँ का सारा जो सॉइल है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सॉइल के अंदर, वो एक से फ्लो हो जाएंगे, यानी सॉइल इरोजन हो जाएगा। अपर लेयर तो वहाँ से मूव हो जाएगी, चाहे विंड हो या वाटर हो। ऐसा ना हो, इसी को कंट्रोल करने के लिए क्यारियाँ बनाई जाती हैं, छोटी छोटी यहाँ पे स्ट्रिप लाइन बनाई जाती हैं, चाहे वो घास की बनाई जाए या फिर हम छोटे छोटे से यहाँ मिट्टी की बड़ी बड़ी ऐसी क्या वो लगा लेते हैं, स्टॉपेज लगा लेते हैं, जिससे कि वाटर स्टॉप होकर जाए, एक साथ फ्लो में न जाए और ऐसे ही जो विंड है उसको भी कंट्रोल कर सकें। तो इससे सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है, क्योंकि विंड और वाटर के फोर्स को रोक लिया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ जो कंट्रोल है ये हिली एरिया के हैं। अगर आपसे हिली एरिया के पूछा है पेपर में तो आप ये वाले लिखेंगे, क्योंकि हिली एरिया, और नॉर्मली अगर आपको सॉइल इरोजन कंट्रोल करने के लिए बोले हैं तो दूसरे मेथड आप लिख सकते हैं, जैसे ओवर ग्रेजिंग मैनेजमेंट करना, और ओवर जो इरिगेशन है उसको कंट्रोल करना, माइनिंग कंट्रोल करना, तो वो डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन हिली एरिया का पूछा है तो दैट मीन्स आप हिली का ही कंट्रोल करना बताएंगे। फिर ये हमने बायोटिक कर लिए, 30 वर्ड्स के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आता है 120। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा एक्सप्लेन लैंड यूज़। लैंड यूज़ इन इंडिया में जो लैंड यूज़ किया जाता है, एक्सप्लेन करो उसको किस पैटर्न में यूज़ हो रहा है। एंड लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज, 1960 से 61 तक जो अभी तक लैंड अभी इंक्रीज नहीं हुआ है अंडर फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट वाला लैंड है, क्या ऐसा रीज़न क्या है। तो अगर हम उसके आंसर में देखेंगे तो लैंड, पहले तो हम देखेंगे पैटर्न क्या है यूज़ का। तो हम जो अपनी रिसोर्सेज इन इंडिया प्राइमरीली डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, पास्चर, ग्रेजिंग लैंड, वेस्ट लैंड, ये प्रॉपर लैंड का एक रिसोर्सेज है जिसे हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो कहीं पे आपको वेस्ट लैंड मिलेगी, जैसे रॉकी है, एरिड है, डेजर्ट है, तो ये इतना यूज़फुल एरिया नहीं है। ये इसे हम नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हाउसिंग बना ली, रोड बना ली, इंडस्ट्री बना ली। यानी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों तरीके की आपको लैंड मिलेगी। तो एग्रीकल्चर में हमने देखा है कि भाई ग्रेजिंग भी होती है, पास्चर भी होती है, फॉरेस्ट लैंड भी हैं और वेस्ट लैंड भी है। यानी बैरन हो गई या बहुत ज़्यादा नोड्यूल्स हैं, वहाँ पे कंकर पाए जाते हैं, तो वो तो वेस्ट ही है। तो इस टाइप की जो लैंड है यूज़ की जाती है, इस पैटर्न में यूज़ की जाती है। और अगर हम देखें स्टूडेंट, जो हमने अपनी बुक में भी पढ़ा है कि जो लैंड है हमारे पास, उसका पैटर्न आपने देखा है, उसमें प्लेन्स, माउंटेन, प्लेट्यू हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन फॉरेस्ट का अगर स्पेशल पूछा है तो फॉरेस्ट को आप ऐसे ही शो करेंगे, इन दो लाइनों में समझा सकते हैं, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर। अब हमारे पास जो लैंड है वो क्यों नहीं बढ़ा पाए हम, बहुत डिफ़िकल्ट है कंजर्व करना लैंड को, यानी इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फॉरेस्ट लैंड, यानी हम प्रॉपर तरीके से नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को कंजर्व करना भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन करना, पेड़ काटना, ओवर ग्रेजिंग करना, ज़रूर से ज़्यादा पशुओं को वहाँ पे चराना, जिससे कि क्या होता है, वहाँ से वो जो पशुओं को चराया जाता है तो वो लैंड में कुछ भी नहीं होता, जिससे कि वो सॉइल की को होल्ड करने के लिए वहाँ पे कोई रूट हो, तो सॉइल जो है उससे एरेजन बहुत ज़्यादा होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। माइनिंग है, क्वेरिंग है, जो खादान होती है जहाँ से खोद के चीज़ें ओर्स निकाली जाती हैं, आयरन ओर हो गई, तो जिससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं कि स्लो ग्रोथ हो गई है रेट ऑफ फॉरेस्ट की, यानी इतना हम फॉरेस्ट के लिए लैंड को इंक्रीज़ नहीं कर पाए हैं। अगर हम देखें, लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज़ इंक्रीज बाय ओनली 4% ही 60 या 61 से इंक्रीज़ हुआ है। जैसे कि अगर आप पहले देखेंगे तो लैंड हमारे पास कितना था पहले, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। आपकी बुक में फॉरेस्ट वाला जो पार्ट है वो बता रखा है कि फॉरेस्ट अगर पहले यूज़ होता था, उससे ओवरऑल हम थोड़ा ही पार्ट सिर्फ इंक्रीज़ कर पाए हैं।
तो यानी 4% ही इंक्रीज़ कर पाए हैं। जो 60 और 61 के पीरियड में अगर आप देखेंगे, लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज़ इंक्रीज बाय ओनली अबाउट 4% इन 60-61 से। यानी अभी तक का जो आपकी बुक में डाटा दिया है 2002 और 3 का अगर हम डाटा देखते हैं, अगर उसमें हम देखें तो इससे स्टूडेंट हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमारा जो मैनेजमेंट है वो इम्प्रॉपर है। यानी कहीं ना कहीं हमने उसमें कहीं ना कहीं क्या हुई है, प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि आपने बुक में भी देखा है कि अगर उसमें आप बुक में चेक करना, डाटा जो दे रखा है उसमें नई बुक में अलग है, पुरानी में अलग है, फिर भी तो 1960-61 में 18.11 दे रखा है, और अगर हम देखें 2002 और 3 में 2.57 दिया है। तो हम अगर देखें तो 4% ही इंक्रीज़ हुआ है। कहाँ तक का, यानी 2002 और अगर हम 3 तक में देखें यानी उसके बाद का, तो ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं कर पाए वो भी हमने बताया। तो इस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकली हम देख रहे हैं और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट का सीधा सीधा फ़र्क इफ़ेक्ट किस पे पड़ रहा है, रिसोर्सेज ऑफ कंजप्शन का। कंजप्शन हम ज़्यादा हमने कर दिया है, जितना हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, टेक्निकली हम आगे बढ़ रहे हैं, तो रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं उतने ही ज़्यादा। तो अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन से जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। तो टेक्निकली प्रोग्रेस की वजह से हम जिस तरीके से इनएफिशिएंट मशीनरी यूज़ कर रहे हैं और जिस तरीके से हमने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और ग्रेट कंजप्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, तो रिसोर्स पॉपुलेशन तो आप देख रहे हो पहले से ज़्यादा बढ़ ही रही है। और पॉपुलेशन अगर बढ़ती जाएगी तो रिसोर्सेज भी तो आप यूज़ कर रहे हो, और टेक्निकल प्रोग्रेस वो चीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, यानी पहले से ज़्यादा आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो आप इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो रिसोर्सेज आपके पास लिमिट के ही हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फ़र्क पड़ेगा ही। टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकली प्रोग्रेस हैव लेड टू पॉपुलेशन इंक्रीज ड्यू टू लो मोर्टेलिटी रेट ऑफ ऑल द एजिस। क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से, और डेवलप हो रहा है टेक्निकली हम देखें तो जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हुई है। यानी पहले हम देखेंगे जो डिसीज़ेज़ हुआ करती थी, एक्सीडेंट या चाइल्ड बर्थ, जो रेट है मेडिसिन्स और हेल्थ की वजह से कंट्रोल हुआ है। यानी अब डिसीज़ को कंट्रोल करना आसान है और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता है, जिससे मोर्टेलिटी रेट है वो कम हुई है। दैट मीन्स जो डेथ रेट है वो पहले से कम हुई है, एंड जिसकी वजह से हम देखते हैं पॉपुलेशन ज़्यादा हुई है। पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से रिसोर्सेज हम ज़्यादा से ज़्यादा हायर कंजप्शन कर रहे हैं। तो टेक्निकली और इकोनॉमिक डेवलप तो सीधा सीधा एक कंजप्शन कर रहा है, यानी ज़्यादा हमें रिसोर्सेज को यूज़ करने की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस आंसर थे आपके अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो आपकी बुक में दे रखे थे। और अगर इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने हर टॉपिक की डिफरेंट वीडियो बनाई हैं और फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस की भी बनाई हैं, तो आपको वो लिंक मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।